फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्थान परिवार में। तो गाइस अपन पढ़ रहे थे 12th एग्रीकल्चर का थर्ड लेसन जिसका नाम है सिंचाई और उसे क्या कहते हैं इरिगेशन। आज अपना जो सिंचाई का लेसन है वो आज टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। इसके हमने 5 पार्ट बनाए हैं। आज का जो पार्ट होगा वो हमारा 5 पार्ट होगा। इससे पहले हमने 4 पार्ट क्लियर कर लिए थे, उसके सभी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे, आप वहां से उनको देख सकते हो। तो गाइस आपको मैं बता दूं कि जो अपने पहले 4 पार्ट में हमने पढ़ा था उसको एक बार अपन क्या कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं फटाफट। तो गाइस फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था सिंचाई किसे कहते हैं और उसके उद्देश्य क्या क्या थे। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था सिंचाई कब करते हैं और किस रूप में करते हैं, क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर देखा था। थर्ड में देखा था सिंचाई के मुख्य स्रोत कौन कौन से थे, ठीक है। 4 में देखा था हमने सिंचाई की मुख्य विधियां कौन कौन सी थी, वो हमने 4 पार्ट में देखा था। सतह सिंचाई विधियों को हमने देख लिया था। आज से अपने लास्ट पार्ट में देखेंगे सिंचाई की जो सूक्ष्म विधियां हैं वो कौन कौन सी है। एक तो फव्वारा विधि है और एक सेकंड कौन सी है, बूंद बूंद सिंचाई विधि। इनको अपन यहाँ आज लास्ट सेशन में देखने वाले हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में अपन देखेंगे सूक्ष्म विधियां। फर्स्ट में हमने देख लिया था सतह सिंचाई विधियों के बारे में। आज अपन देखेंगे सूक्ष्म विधियां कि सूक्ष्म विधियां कौन कौन सी है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो गाइस फर्स्ट तो है फव्वारा विधि। कौन सी है, फव्वारा विधि, ठीक है। सेकंड कौन सी है, बूंद बूंद सिंचाई विधि, बूंद बूंद सिंचाई विधि। तो गाइस अपन एक एक को बिल्कुल बढ़िया तरीके से और बारीकी से देखेंगे। गाइस यहां से जेट आईसीआर बीएचयू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, वो भी आपको मैं साथ में ही डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है गाइस। तो पहले अपन देखेंगे यहाँ पर फव्वारा विधि। पहले कौन सी देखेंगे, यहाँ पर अपन फव्वारा विधि। अब फव्वारा विधियों के और अन्य क्या नाम है वो भी हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। तो गाइस इसको अपन कहते हैं स्प्रिंकलर। क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्प्रिंकलर मेथड। और इसे क्या कहते हैं, बौछार विधि। और क्या कहते हैं इसको, बौछार विधि। क्योंकि जब अपन पानी देते हैं फव्वारों से तो पानी की जैसे वर्षा होती है तो वर्षा के रूप में क्या होता है, जमीन पर गिरता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कह दिया, इसको बौछार विधि कह दिया। अब वैसे आपको मैं बता दूं कि जो सूक्ष्म विधियां थी कौन कौन सी, एक थी फव्वारा विधि और एक थी बूंद बूंद सिंचाई विधि। यहां से पहला क्वेश्चन ये बनता है कि फव्वारा विधि और बूंद बूंद सिंचाई विधि किस देश से लाए थे। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए, किस देश से लाए थे, इजराइल से लाए थे। फव्वारा विधि और बूंद बूंद सिंचाई विधि किस देश से लाए थे, इजराइल देश से लाए थे। यहीं से क्वेश्चन एक तो पुटअप हो जाता है। फिर अपन देखते हैं कि फव्वारा विधि का जो हृदय है, मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, फव्वारा विधि का जो हृदय है वो किसको कहते हैं, नोजल को कहते हैं, ठीक है गाइस। अब नोजल क्या होता है, तो देखिए आपने फव्वारा तो देखा होगा, ठीक है ना, ऐसा होता है, इसके यूं लगे होते हैं नीचे पे। अब इसका जो सबसे ऊपरी भाग है ये वाला, ठीक है ना, यहाँ पर स्प्रिंग होती है। अब यहाँ से क्या होता है, पानी बिखर जाता है, पानी यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब सबसे ऊपरी भाग होता है, वहां पर आपने देखा होगा स्प्रिंग भी लगी होती। जब पानी छूटता है तो एक वाला नीचे हो जाता है, एक ऊपर हो जाता है, यूं होता है ना। और जो सबसे वाला ये ऊपरी भाग है इसी को क्या कहते हैं, नोजल कहते हैं। और इसको किसकी संज्ञा दी गई है, फव्वारा का, या फिर कह सकते हैं फव्वारा विधि का हृदय किसको कहते हैं, नोजल को कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, ये आपको पता होना चाहिए। अब गाइस आपने देखा होगा कि फव्वारा विधि होती है, सभी ने देखा होगा। यहाँ पर क्या लगा होगा, फव्वारा लगा होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या लगा होता है, पाइप लगा होता है, फिर फव्वारा लगा होता है और फिर पाइप लगा होता है। सभी ने देखा होगा फव्वारा विधि किस रूप में लगाते हैं। यहाँ पर पाइप होता है, ठीक है ना, यहाँ पर मुख्य नली भी हो सकती है, फिर आगे जहाँ पर अपन पानी लाते हैं, फिर पाइप लगाया, फिर नोजल लगा दी, फिर पाइप लगाया, फिर नोजल लगा दी, फिर पाइप लगाया, फिर नोजल लगा दी। अब गाइस जो पाइप होता है नीचे वाला, इस पाइप की लंबाई कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 6 मीटर कितनी होती है लंबाई, 6 मीटर, या फिर इसको कह सकते हैं 20 फीट। फीट में कितनी होती है, 20 फीट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। फव्वारे की एक पाइप की लंबाई होती है 6 मीटर, मीटर में तो होती है 6,
और फुट की बात करें तो कितनी होती है 20 फीट, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कि जैसे कि ये हमने क्या लगा दी यहाँ पर एक लाइन तो लगा दी यहाँ पर, ठीक है। अब सेकंड लाइन जो लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर लगा दी, ये हमने नोजल लगा दिया, फिर क्या लगाया पाइप लगा दिया, फिर नोजल लगा दी और फिर पाइप लगा दिया और लास्ट में इसको बंद कर दिया। अब एक फुहारे से एक लाइन तो ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। अब इनके मध्य की दूरी कितनी होती है वो भी हमें पता होना चाहिए, तो वो होती है 12 मीटर। कितनी होती है गाइस 12 मीटर। एक पाइप की लंबाई 6 होती है, तो दो पाइप क्या तिरछे डाल दो, दो पाइपों की लंबाई कितनी होगी 12 मीटर। तो 12 मीटर भी आपको याद ना रहे तो सीधे सीधे ध्यान रखना कि दो पाइपों की लंबाई दो लाइनों के बीच में होती है और उसकी लंबाई कितनी होगी 12 मीटर होगी, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर पानी की बचत की बात करते हैं कि फव्वारे विधि के द्वारा, या फिर कह सकते हैं फव्वारा विधि के द्वारा जो पानी की बचत होती है ना वो कितनी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, 30 से 40% क्या होती है पानी की बचत होती है। क्या होती है गाइस पानी की बचत होती है। और यहाँ पर बात करें जल उपयोग दक्षता, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल उपयोग दक्षता यहाँ पर कितनी होती है 70% होती है, कि जो अपन पानी दे रहे हैं या फसल को वो 100 में से कितना प्रतिशत काम में आ रहा है, 70% पानी अपने फसल के काम आ रहा है, बाकी 30% पानी क्या हो गया वेस्ट हो गया। वो इस चीज क्या है जल उपयोग, जल का कितना उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना होगा 70 से 80% होगा। अब यहाँ पर जो फव्वारा चलता है, ठीक है ना, इसमें जो पानी का दबाव होता है, ये फव्वारा है, फव्वारे से क्या जा रहा है पानी जा रहा है, तो इस फव्वारे में जो पानी का दबाव है वो कितना होता है गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट है 2.5 से 4 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। कितना है वर्ग सेंटीमीटर, मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, ये आपको पता होना चाहिए कि फव्वारे में जो पानी का प्रेशर है वो कितना होता है 2.5 से 4 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर में होता है। अब गाइस यहाँ पर बात करें इसके लाभ कौन कौन से हैं, कि फव्वारे के द्वारा लाभ कौन से हैं। तो गाइस आपको पता होगा कि जो जमीन टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, टेढ़ी मेढ़ी जमीन में भी इसका उपयोग अपन कर सकते हैं। और बात करें कि इस विधि से अपन पाले से बचाव कर सकते हैं। सर्दियों में जब पाला पड़ता है ना तो क्या करते हैं हल्की सिंचाई करते हैं, तो फव्वारे से अपन क्या कर सकते हैं फसलों में हल्की सिंचाई कर सकते हैं। तो लाभ इसके मुख्यतः दो है, उबड़ खाबड़ जमीन में इसका उपयोग कर सकते हैं और पाले से इसका क्या कर सकते हैं बचाव कर सकते हैं। हानियां क्या है, हानि हो गई कि जो लवणीय भूमि है उसमें अपन क्या कर सकते हैं इसके द्वारा सिंचाई नहीं कर सकते, क्योंकि यदि लवणीय भूमि में सिंचाई करेंगे तो लवण क्या हो जाएगा इकट्ठा हो जाएगा। जब पानी गिरेगा क्या होगा, पानी जब लवणों पर गिरेगा, पानी क्या होगा जब लवणों पर गिरेगा तो ये लवण क्या होंगे इकट्ठे हो जाएंगे, तो इससे क्या होगी हानि होगी। क्या हो गई हानि होगी। वायु यदि अधिक है, यदि तेज हवा चल रही है तो क्या करेंगे इसके द्वारा सिंचाई करेंगे, क्या तेज हवा चलेगी तो पानी जहां पर गिरना चाहिए वहां पर तो गिरेगा नहीं और किसी अन्य स्थान पर गिरेगा। तो अधिक वायु चले या फिर वायु का प्रेशर अधिक हो तो हम इसके द्वारा क्या नहीं कर सकते सिंचाई नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। और इसके द्वारा हानि कौन सी होगी, फूल आते समय, मान लीजिए किसी पौधे में फूल आ रहे हैं और फूल आते समय यदि हमने फव्वारे के द्वारा सिंचाई कर दी तो ये जो फूल है ना वो क्या हो जाएंगे झड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो फूल आते समय क्या नहीं करते इसमें सिंचाई नहीं करते। और फल वृक्षों हेतु क्या है अनुपयोगी, फल वृक्षों के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि 4 पार्ट में हमने यही देखा था। तो कौन सी विधि आती है गाइस, थाला विधि। फल वृक्षों में कौन सी उपयोगी विधि है, थाला विधि। तो फव्वारा विधि के लाभ तो हो गए, उबड़ खाबड़ जमीन में इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा बात करें कि पाले से बचाव के लिए अपने इसका उपयोग कर सकते हैं। हानियां हो गई कि लवणीय भूमि में इसका उपयोग नहीं कर सकते, जब हवा तेज चलती है तब भी इसका उपयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा बात करें कि फूल आते समय, पौधों में फूल आते समय भी इसका प्रयोग नहीं कर सकते। और सिंचाई अपन क्या नहीं कर सकते इसमें, फल वृक्षों में भी क्या है ये अनुपयोगी है। तो गाइस ये हमने देखा फव्वारा विधि के बारे में, किसमें देखा फव्वारा विधि के बारे में। अब अपन देखेंगे ड्रिप इरिगेशन के बारे में, बूंद बूंद सिंचाई के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्या है गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ से एग्रीकल्चर के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन
हर बार पूछा जाता है। यहाँ तो जेड एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं गाइस। तो सेकंड कौन सी है? बूंद बूंद सिंचाई विधि। सेकंड कौन सी है गाइस? बूंद बूंद सिंचाई विधि। अब इसके अन्य नाम भी हमें पता होना चाहिए। बूंद बूंद सिंचाई को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्रिप इरिगेशन। क्या कहते हैं गाइस? ड्रिप इरिगेशन। इसके अलावा और नाम है क्या? बिल्कुल, टपका विधि। और हो गया टपकन विधि। ये इसके सभी अन्य नाम हो गए। इसके अलावा ट्रिकल भी इसका नाम है, ट्रिकल। ट्रिकल, ठीक है गाइस। बूंद बूंद सिंचाई विधि को क्या कहते हैं? ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, टपका विधि कहते हैं, टपकन विधि कहते हैं, ट्रिकल विधि भी कहते हैं। तो गाइस इसके 5 नाम हो गए, ये आपको नाम भी पता होना चाहिए। अब इसमें बात करें कि ये विधि, इस विधि को लाने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था गाइस? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वैज्ञानिक का नाम क्या है? सिमका ब्लास्क। सिमका ब्लास्क मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, आपको पता होना चाहिए कि बूंद बूंद सिंचाई विधि जो इजराइल में पैदा हुई थी या फिर इजराइल में जो बनाई गई थी, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? सिमका ब्लास्क। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसमें बात करें कि इसमें पानी की जो बचत होती है वो कितनी होती है? 50 से 70% क्या होती है? इसमें पानी की बचत होती है। इसमें सिंचाई का जो क्षेत्रफल होता है वो 3 गुना होता है, ठीक है ना? 3 गुना क्षेत्रफल में अपन इसके द्वारा क्या कर सकते हैं? सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि पानी अपन किसके द्वारा दे रहे हैं? बूंद बूंद के द्वारा दे रहे हैं, ठीक है गाइस। इसमें जो जल उपयोग दक्षता होती है वो होती है 90 से 95%। 90 to 95% क्या होती है? जल उपयोग दक्षता तो ये होती है। और वाटर यूज एफिशिएंसी, जल उपयोग दक्षता क्या होती है इसकी? सॉरी, जल उपयोग दक्षता तो ये हो गई और पानी की बचत हो गई ये। अपन दोनों को कंपैरिजन करके देखेंगे एक साथ, ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पर बात करें कि फव्वारा विधि में हृदय किसको कहा गया था? नोजल को कहा गया था, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर बात करें कि बूंद बूंद सिंचाई विधि में या फिर बूंद बूंद सिंचाई का जो हृदय कहा जाता है, तो गाइस बूंद बूंद सिंचाई विधि आपने देखा होगा, ऐसी एक क्या होती है, ये देख लो हमने क्या बना दी, नली बना दी, ठीक है ना। बिछावन आपने देखा होगा, ये इसके मुख्य लाइन हो गई। तो इसके बीच बीच में क्या होते हैं? पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, बिल्कुल बारीक वाले, ठीक है ना। अब इनके पास में क्या लगा देते हैं? अपन प्लांट्स लगा देते हैं, ठीक है ना। इसके पास में क्या कर देते हैं? प्लांट्स को लगा देते हैं। अब जो इसका जो हृदय है वो किसको कहते हैं? इन छेद या इन पोर्स को कहते हैं। और इन पोर को क्या कह दिया? इमीटर। क्या कह दिया गाइस? इमीटर। तो ड्रिप विधि का जो हृदय कहा गया वो किसको कहा गया गाइस? इमीटर को कहा गया है। और इमीटर किनको कहते हैं? जिनमें से बूंद बूंद जो पानी निकलता है ना, वो हो गया। फव्वारे में भी जहां से पानी निकलता है, बौछार के रूप में गिरता है, उसको नोजल कहते हैं। और बूंद बूंद सिंचाई का हृदय किसको कहते हैं? इमीटर को कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस। अब यहाँ पर लाभ की बात करें कि बूंद बूंद सिंचाई विधि के लाभ क्या है, तो लवणीय भूमि में इसका क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इस विधि में अपन क्या कर सकते हैं? जो पोषक तत्व देंगे, या फिर कह सकते हैं कि जो अपन उर्वरक देते हैं ना, फर्टिगेशन की जो क्रिया होती है। फर्टिगेशन क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस। फर्टिगेशन होता है कि सिंचाई के साथ क्या देना? उर्वरक देना। तो बूंद बूंद सिंचाई विधि में अपन क्या दे सकते हैं? पोषक तत्वों को पानी के साथ घोलकर दे सकते हैं। फल वृक्षों के लिए सबसे उपयोगी विधि है। ये तो क्या हो गए? इसके लाभ हो गए कि लवणीय भूमि में अपन क्या कर सकते हैं? सिंचाई कर सकते हैं। फल वृक्षों के लिए उपयोगी है। पानी के साथ क्या कर सकते हैं? उर्वरक को घोलकर दे सकते हैं, ठीक है गाइस। ये हमने बात की फव्वारा विधि और बूंद बूंद सिंचाई विधि की। अब गाइस इसको कंपैरिजन करके एक साथ देख लेते हैं, ताकि आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। तो गाइस देखिए, ये जो विधियां है ना, ये गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको पता होना ही चाहिए। अब इन दोनों को एक साथ कंपैरिजन करके देख लेते हैं, ताकि आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से अपने 12th में भी काफी बार क्वेश्चन पुट अप हो जाता है, और जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, वहां तो सबसे ज्यादा ही क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होता है। तो गाइस अपन फर्स्ट ले लेते हैं फव्वारा विधि, और सेकंड ले लेते हैं ड्रिप विधि। सेकंड कौन सी विधि है? ड्रिप विधि। तो गाइस आप इसको यदि नोट करना चाहो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो।
तो गाइस सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करेंगे पानी की बचत। फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा, पानी की बचत। फव्वारा विधि में जो पानी की बचत होती है वो कितनी होती है, 30 से 40%, 30 to 40% क्या होती है, यहाँ पर पानी की बचत होती है। और इसमें होती है 50 to 70%। ठीक है गाइस, हर चीज इसमें अधिक होगी। तो पानी की बचत इसमें 30 to 40% और इसमें 50 to 70% होगी। उर्वरक की बचत होगी, यहाँ पर क्या होगी, उर्वरक की बचत होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, उर्वरक की बचत होगी। और यहाँ पर क्या होगा, उर्वरक 30 to 60% यहाँ पर क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ठीक है, उर्वरक की यहाँ पर बचत हो रही है और वहां पर 30 to 60% उपयोग में आ रहा है। फिर है जल उपयोग दक्षता, वाटर यूज एफिशिएंसी। जल उपयोग दक्षता फव्वारा विधि की कितनी होती है, तो वो होती है 70 to 80% और इसकी होती है 90 to 95%। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल उपयोग दक्षता 70 to 80% होती है और ड्रिप विधि की होती है 90 to 95%। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं पानी के प्रेशर की, जो पानी का दबाव होता है गाइस, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पुट अप होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी तो होती है 2.5 से लेकर 4 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर। इकाई का जरूर ध्यान रखना, 2.5 to 4 किलोग्राम पर वर्ग मीटर। ये तो किसकी है, फव्वारा विधि की होगी। और ड्रिप की होगी 1.5 to 4 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, कितनी है, सॉरी 2, यहाँ पर 4 नहीं होगी, 2 होगी। तो यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पुट अप हुआ है कि पानी का जो प्रेशर होता है वो फव्वारा विधि का तो 2.5 से 4 किलोग्राम होता है और ड्रिप विधि का होता है 1.5 से 2.0 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है, इसके द्वारा अपन बलुई मृदा में भी क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। बलुई मृदा में उपयोगी, बलुई मृदा में क्या है, उपयोगी विधि है। और ये भी क्या है, ये लवणीय और क्षारीय मृदा में उपयोगी है। ये लवणीय और क्षारीय मृदा में क्या है, उपयोगी है। ठीक है गाइस, तो ये हमने इसके कंपैरिजन, इनको कंपैरिजन करके भी देख लिया कि फव्वारा विधि में पानी की बचत होती है 30 से 40% और ड्रिप विधि में होती है 50 से 70%। उर्वरक की इसमें बचत होती है और इसमें यूज कितना होता है, 30 से 60%। जल उपयोग दक्षता, वाटर यूज एफिशिएंसी, यहाँ पर होती है 70 to 80% और यहाँ पर होती है 90 to 95%। फिर बात करें कि पानी का जो प्रेशर होता है वो फव्वारा विधि में होता है 2.5 से 4 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर और यहाँ पर होता है 1.5 to 2 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर। लास्ट पॉइंट है, जो बलुई मृदाएं होती है उनके लिए ये विधि उपयोगी है और लवणीय क्षारीय भूमि के लिए कौन सी उपयोगी विधि है, ड्रिप विधि। तो गाइस इनको आप नोट कर सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पुट अप होता है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। अब बात करते हैं गाइस, यहाँ पर जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो एग्जाम की दृष्टि से जो अपने एंट्रेंस टेस्ट लगते हैं ना, उनकी तरफ से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले बात करते हैं गाइस यहाँ फर्टिगेशन। तो काफी स्टूडेंट्स को तो पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट कमेंट कीजिए कि फर्टिगेशन क्या होता है। और अभी मैंने इसका अर्थ बताया था कि फर्टिगेशन क्या होता है। तो गाइस फर्टिगेशन में से निकाल दो फर्टिलाइजर, फर्टिगेशन में से क्या निकाल लिया, फर्टिलाइजर। ठीक है ना, तो फर्टिलाइजर का तो अर्थ क्या होता है, उर्वरक होता है। ठीक है ना, तो सिंचाई के साथ क्या देना, उर्वरक देना। सिंचाई के साथ उर्वरक देना, सिंचाई के साथ क्या देना गाइस, उर्वरक देना, उसे क्या कहते हैं, फर्टिगेशन कहते हैं। और ये काफी बार एग्जाम में भी पूछा गया है। सेकंड बात करते हैं गाइस बेसल ड्रेसिंग। सेकंड कौन सा है, बेसल ड्रेसिंग। तो गाइस यहाँ पर अपन, मैं पहले तीनों पॉइंट उसको लिख देता हूं यहाँ पर, और एक है टॉप ड्रेसिंग। इन ये तीनों पॉइंट है ना गाइस बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो मैं किस लिए हूँ, कंफ्यूजन दूर करने के लिए हूँ। तो गाइस ठीक है ना, टेंशन बिल्कुल भी नहीं करने का, यहाँ पर बिल्कुल आपको शानदार तरीका बताने वाला हूँ। तो आप ध्यान रखना यहाँ पर बै बराबर बै, बै बराबर बै, इसका अर्थ क्या हुआ, बेसल ड्रेसिंग में अपन क्या करते हैं, बुआई के साथ उर्वरक देना,
बुआई के साथ उर्वरक देना। तो गाइस रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बै बराबर बै, बै से तो क्या हुआ बेसल ड्रेसिंग, और बै से क्या हुआ बुआई के साथ उर्वरक देना। फर्स्ट में भी क्वेश्चन में आंसर हो फर्टिगेशन, फर्टिगेशन में से फर्टी को निकाल लो। फर्टी का मतलब होता है फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर का अर्थ क्या होता है उर्वरक होता है। तो सिंचाई के साथ में क्या देना उर्वरक देना। लास्ट वाला सही से रह गया। टोप का मतलब होता है खड़ा होना, टोप का मतलब अपन यहाँ अर्थ क्या लेंगे खड़ा होना। तो खड़ी फसल में उर्वरक देना, खड़ी फसल में उर्वरक देना। तो बस ये थे तीनों पॉइंट जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आ गया होगा। फर्टिगेशन में से फर्टी, फर्टी का मतलब होता है फर्टिलाइजर, और इसका अर्थ क्या हुआ उर्वरक। तो सिंचाई के साथ उर्वरक देना। बै बराबर बै, बेसल ड्रेसिंग बुआई के साथ उर्वरक देना। बाकी शेष रह गया वो कौन सा हो गया खड़ी फसल में उर्वरक देना। नेक्स्ट बात करते हैं जो भूमि में जो जल है, ठीक है ना, भूमि में जो जल है वो कितने प्रकार का होता है 3 प्रकार का मुख्यतः होता है। या फिर अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि जो मृदा जल के जो प्रकार है वो कौन कौन से गाइस, फटाफट मुझे बताइए कि मृदा जल के जो प्रकार है वो कौन कौन से। तो फर्स्ट तो कौन सा है गुरुत्वाकर्षण जल, सेकंड है केशिकीय जल, और थर्ड है आर्द्रताग्राही जल। अब इन तीनों में से जो पौधों को प्राप्त होने वाला जल है वो कौन सा होता है केशिकीय जल। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि पौधों को प्राप्त होने वाला जल है वो कौन सा होगा केशिकीय जल। फिर बात करते हैं इसकी, एक तो होती है खरीफ की फसल। ये गाइस जो मैं बताने जो अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, यहाँ से डायरेक्ट अपने एग्जाम में से क्वेश्चन आता है। एक होता है खरीफ की फसल और एक होती है रबी की फसल। इन दोनों में से जलमांग ज्यादा किन की होती है, तो खरीफ की फसलों की क्या होती है जलमांग अधिक होती है। जलमांग क्या होती है अधिक होती है, और रबी की फसलों की जलमांग क्या होती है कम होती है। अब खरीफ की फसलों की जलमांग जो अधिक होती है वो क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर तापमान क्या होता है अधिक होता है। ठीक है गाइस, तापमान क्या होता है खरीफ की फसलों में अधिक होता है, इसलिए जलमांग क्या होती है अधिक। क्योंकि तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होगी अधिक होगी, और रबी की फसलों में तापमान कम होता है तो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कम होता है। तो गाइस ये हमने बात की सिंचाई की लेशन की। आज हमारा जो सिंचाई का लेशन है वो बिल्कुल फिनिश हो चुका है, और आपको दी हुई जानकारी सिंचाई के जो 5 हमारे पार्ट है वो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं जरूर बताइए। और आपको नेक्स्ट लेसन आपको चाहिए या नहीं चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे हमारा जो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे अपन वो अपन खरपतवार लेंगे। हमारा नेक्स्ट सेशन क्या होगा, नेक्स्ट सेशन क्या होगा हमारा वीड होगा, खरपतवार होगा, जिन्हें अपन क्या कहते हैं बिना बुलाए हुआ मेहमान। ठीक है गाइस, थैंक यू।